हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 22 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज ये होगा 23वां क्वेश्चन और ये पार्ट नंबर होगा 14, क्लास 14 या पार्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, पार्ट 14। क्वेश्चन है मिश्र धातु एलॉय से क्या समझते हैं, उदाहरण दें। मिश्र धातु ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। मिश्र धातु में होता क्या है कि दो या दो से अधिक धातु को मिलाया जाता है, तो जो धातु बन गया उसको ही हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, या तो दो धातु को मिला सकते हैं या तो उसमें एक धातु और एक और धातु भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा इसका ज़रूरत आखिर पड़ा क्यों पड़ा हमको मिश्र धातु का ज़रूरत। जैसे हम धातु सुने हैं भाई, और धातु ठीक है, लेकिन ये मिश्र धातु क्या है वास्तव में, इसको क्यों बनाना पड़ा, क्यों मिलाते हैं हम लोग, समझिए इस बात को। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहे आपको कि एक धातु है, कोई भी मान लेते हैं ये धातु है, ठीक है, और ये जो इसका गुण है ये मजबूत है लेकिन भारी बहुत है। मजबूत तो है, ये मजबूत है, और क्या ये बहुत भारी भी है। क्या है ये, भारी भी है। ठीक है, और एक धातु कोई बी है, एक धातु क्या है, कोई बी है। ये क्या है, हल्का है, हल्का है और थोड़ा कमज़ोर है। क्या है, हल्का है और कमज़ोर है। ये कोई धातु है जो बहुत भारी है और मजबूत भी है, और बी कोई धातु है जो हल्का है और कमज़ोर है। लेकिन आपको एक ऐसा धातु चाहिए जो मजबूत भी हो, जो क्या हो, मजबूत भी हो और हल्का भी हो। मजबूत भी हो, क्या हो, और हल्का भी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। ए और बी को मिला दिए, ए और बी को क्या कर दिए, ए और बी को मिला दिए, मिला दिए। ठीक है भाई, तब जब मिलाएंगे हम इन धातु को, तो ये जो धातु का गुण होगा इसका क्या होगा, ये मजबूत भी होगा और ये क्या होगा, हल्का भी होगा। मजबूत भी होगा और क्या होगा, ये हल्का भी होगा। बात समझे। कोई ये धातु था जो भारी था और मजबूत भी था, दूसरा धातु हल्का और कमज़ोर था, लेकिन हमको ऐसा धातु चाहिए जो क्या हो, मजबूत भी हो और क्या हो, हल्का भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला दिए। तो अब जो धातु जो बना आपके पास आया वो क्या है, मजबूत भी है और क्या है, हल्का भी है। मतलब क्या, इन दोनों का इसमें क्या आ गया, अब गुण आ गया। मजबूत वाला भी आ गया और हल्का वाला भी आ गया। ठीक है, इसीलिए इसका ज़रूरत पड़ा हम सबको मिश्र धातु का। ठीक है, समझ गए भाई। और हाँ, जब मिलाया जाता है ना तो ये समांगी मिश्रण होता है। अब जैसे मन तैसे नहीं मिला सकते, हर जगह बराबर मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा भी लिखे हैं हम यहाँ पे कि दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को मतलब एक समान मिलना चाहिए, क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक, एकदम समझाने के लिए आपको बताएं किसमें क्या होता है। दो धातु को मिला दीजिए, क्या कीजिए, दो धातु को मिला दीजिए, या तो दो तीन धातु को मिला दीजिए, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, मतलब दो से ज़्यादा धातु मिला सकते हैं आप। ठीक है, या तो उसमें एक धातु और एक अधातु भी मिला सकते हैं, तब भी क्या बन जाएगा, वो मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समांगी मिश्रण भी होना चाहिए। अब देखिए कांसा का बात करते हैं। कांसा जो है ये मिश्र धातु है। कांसा क्या है, ये मिश्र धातु है। इसमें दो धातु को मिलाया गया है, उसका नाम क्या है, कॉपर, तांबा और टीन। तांबा और टीन, इसमें दो धातु को मिलाया गया है। ये कांसा भी मिश्र धातु है। पीतल, बोले पीतल क्या है, पीतल मिश्र धातु है। इसमें तांबा और जिंक मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, तांबा और जिंक। जब तांबा और जिंक को मिलाइएगा तब जो धातु बना उसका नाम क्या होगा, पीतल। क्या होगा, पीतल। ये मिश्र धातु का नाम क्या है, पीतल। अब स्टील, स्टील भी क्या है, मिश्र धातु है। इसमें लोहा और कार्बन, देखिए यहाँ पे एक धातु है और एक क्या है, अधातु। एक धातु और एक अधातु, तो ये मिश्र धातु हो गया। स्टील लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। जंग रोधी स्टील, स्टेनलेस स्टील कहते हैं इसको, इसमें जंग नहीं लगता है। जैसे छुरी देखिएगा, चाकू, चाकू हो गया, या गैस सिलेंडर का जो वो होता है स्टोव, उसमें देखिएगा उसमें जंग नहीं लगता है। जिस पे चूल्हा पे खाना बनाते हैं हम लोग, उस पर नहीं लगता जंग। तो ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ये जंगरोधी स्टील कहते हैं इसको हम लोग। स्टेनलेस स्टील है ये लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है जंगरोधी स्टील, स्टेनलेस स्टील है ये। ठीक है, इसका प्रयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है। देखिए बर्तन में जंग नहीं लगता जल्दी से, थाली में खाते हैं आप, या जो हंडी होता है उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि वो जंगरोधी स्टील का बना होता है। ठीक है, ये था मिश्र धातु। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है,
विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? समीकरण दे। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें विस्थापित करेगा किसी तत्व को। ठीक है, देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको हम याद करवाए थे कि कौन कौन सा अभिक्रियाशील तत्व है, मतलब उसको आपको एक क्रम में लिखा के दिए थे, घटते क्रम में लिखा के दिए थे। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिएगा फिर से। लिथियम था, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, फिर जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। मतलब ये बड़ा मतलब अधिक अभिक्रियाशील, उससे कम ही पोटेशियम, उससे कम बेरियम, उससे कम स्ट्रांसियम, ये घटते क्रम में लिखे हैं। ठीक है, सबसे कम कौन है? प्लेटिनम है। चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब कम विक्रयशील तत्व है और ये सब क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहिए, समीकरण लिखने भी कहता है, समीकरण लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे जिंक के लिए, जिंक, यहाँ पे जिंक है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, और ले लेते हैं हम लोग FeSO4, FeSO4, ये एक यौगिक है FeSO4। नाम इसका है आयरन सल्फेट। नाम क्या है इसका? आयरन सल्फेट। ठीक है भाई, फेरस सल्फेट बोल सकते हैं इसको हम लोग, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। ठीक है, अब देखिए, जिंक है यहाँ पे और यहाँ पे फेरस सल्फेट है। जिंक है, फेरस सल्फेट है। बताइए इसमें कौन ज़्यादा विक्रयशील तत्व है, जिंक या लोहा? जिंक है, क्योंकि ऊपर में है, ये ऊपर में है जिंक, और लोहा क्या नीचे में है, तो ये जिंक अधिक विक्रयशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, जिंक इस लोहा को यहाँ से विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा। तो बताइए क्या बचेगा? और विस्थापित ही नहीं करेगा, विस्थापित करके उसका स्थान भी ग्रहण कर लेता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ पे क्या लिखे? अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। सिर्फ विस्थापित ही नहीं करता है, उसका स्थान भी ग्रहण करता है, विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, कर लेता है। हाँ, एक जोड़ दिए इसमें, विस्थापित ही नहीं करेगा, उसका स्थान भी ग्रहण करेगा, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए भाई कि ये जिंक है, सिर्फ इसको विस्थापित नहीं करेगा, हटाएगा ही नहीं, बल्कि इसके जगह पे बैठेगा भी, इसका स्थान भी ग्रहण करेगा। तो यहाँ से F ही चला जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा? Zn आएगा। तो Zn किसके साथ आएगा? SO4 के साथ। तो क्या बनाएगा ये? जिंक सल्फेट। नाम क्या है इसका? जिंक, और फिर ये सल्फेट, इसका नाम आयरन सल्फेट बोलिए या तो फेरस सल्फेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये Fe तो बाहर चला गया, इसको भगा दिया Fe को। ये तो हुआ एक समीकरण। अगला एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम लें कोई और भी, जैसे Mg लेते हैं, Mg मैग्नीशियम है ये, पहले CuSO4 कॉपर सल्फेट। देखिए Mg कहाँ है? यहाँ पे Mg यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे? कॉपर इसके नीचे 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 यहाँ पे। तो Mg तो बहुत ऊपर में है और कॉपर तो बहुत नीचे चला गया, मतलब Mg अधिक अभिक्रियाशील हुआ किससे? कॉपर से। तो अगर ये ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है तो ये क्या करेगा? इसको हटा देगा, तो MgCu को भगा देगा, तो क्या बनेगा? MgSO4, MgSO4 बचेगा, साथ में क्या? Cu। ठीक है, आपको इसे दिखाना नहीं है, हम तो ये समझाने के लिए दिखाए आपको। ये Mg ऐसे तीर दिखाए, इसे समझाने के लिए कि इसको ये भगा देगा। ठीक है,
आपको इतना सा लिखना है। अगर ज़्यादा नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए कॉपर सल्फेट। इसका नाम कौन सी, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अगर ये लिखिएगा तो आपको ये 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। साथ ही साथ परिभाषा के साथ समीकरण भी लिखना होगा आपको। अगर समीकरण नहीं लिखते तो फिर नंबर आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था विस्थापन अभिक्रिया, और इससे पहले हम लोग पढ़े मिश्र धातु। इसी तरह और भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट सब है, तो हम लोग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जा सके और बेहतर नंबर आप ला सकें। ठीक है, तो रहते आज यहीं तक, फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।